रिसेंटली AIET एग्जामिनेशन जो सिम्बाइसिस 3 ईयर LLB के लिए कंडक्ट कराया जाता है वो खत्म हुआ एंड सिंस इट वाज अ रिमोट प्रॉक्टर टेस्ट बहुत सारे इश्यूज ऑनलाइन स्टूडेंट्स को आए जहां पर वो अपने आंसर्स ठीक से नहीं सबमिट कर पाए, सर्वर इश्यूज रहे, साथ साथ जो भी आपके क्वेश्चंस रहे हैं उनके क्या आंसर्स हो सकते थे, क्या होंगे, वो सारी चीजें आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। वी विल सी कि क्या हम अब नेक्स्ट स्टेप ले सकते हैं रिगार्डिंग दिस इशू। Hi guys, I'm Ayushi, your mentor for law-based examinations and welcome to Law Digest। अब अगर हम बात करें सबसे पहले आपका ये जो टेस्ट हुआ है, मैंने एक पोल भी कंडक्ट कराया था जहाँ पे स्टूडेंट से पूछा था कि क्या आपकी विंडोज बीच में रुकी है एंड बहुत सारे स्टूडेंट्स का यही रिस्पॉन्स रहा कि हमको रीराइट करने पड़े अपने एसेज बिकॉज बीच में वो सबमिट नहीं हुए, देन टाइम की कमी रही जिससे हम 400-500 वर्ड्स ही लिख पाए। मैंने 800 वर्ड्स सबको सजेस्ट किया था कि आप इतना लिखिए क्योंकि 20 मार्क का एक क्वेश्चन है, बट वो वर्ड लिमिट भी लोगों की मीट नहीं हुई है एंड इट इज नॉट दैट इट इज फॉर 1 or 2 पीपल, आई एम हियरिंग दिस फ्रॉम मेजॉरिटी ऑफ पीपल। जितने भी लोगों से मैं टच में हूँ रिगार्डिंग दिस एग्जामिनेशन एंड पीपल हु आर इन टच विद मी थ्रू यूट्यूब और इंस्टाग्राम, सबका यही कहना है कि उनका जो विंडो है वो बीच में रुक गया था एग्जामिनेशन के टाइम पे एंड इसके लिए मैं यही कहूंगी कि अभी आई स्पोकन टू वन ऑफ माय स्टूडेंट्स जिन्होंने ईमेल किया था info@siu वाले आईडी पे एंड उनको ये रिस्पॉन्स आया कि पहले उनसे ये पूछा गया कि आपका कौन सा कोर्स है। ये कोर्स पूछ के जब उन्होंने बताया कि उनको लॉ परस्यू करना है तो लीगल ब्रांच को वो इन्फॉर्मेशन जो है, जो उन्होंने स्क्रीनशॉट भेजे थे उनको, वो फॉरवर्ड कर दिए गए हैं टू टेक एक्शन बाय द लीगल ब्रांच। सो मैं आप सभी को यही बोलूंगी कि आप सब लोग अगर आपने अपनी स्क्रीन का स्क्रीनशॉट लिया है, नहीं भी लिया है तो अपना ग्रीवियंस एक ईमेल में डाल के ईमेल कर दीजिए at info@simlaw.ac.in। लेट्स वेट इफ दे आर willing to take any action because this is a problem faced by majority of the students and यहाँ पर हम सब जो स्टूडेंट्स हैं उन सबके करियर का सवाल है तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। जितनी ज्यादा से ज्यादा ईमेल्स आएंगी तो दे माइट टेक सम एक्शन बिकॉज सिम्बाइसिस मुझे नहीं लगता कि ऐसे गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज की तरह से लेड बैक है। जैसे इश्यूज आते हैं लोगों को एमएच से DU में कि कोई सुनने वाला नहीं है, बट सिम्बाइसिस एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी एंड आई होप एंड आई फील कि वहां पर एटलीस्ट आपकी ये बात सुनी जरूर जाएगी। तो डोंट वेट फॉर एनीथिंग, आप जरूर ईमेल कर दीजिए। अब आते हैं क्वेश्चन डिस्कशन पे, देखते हैं क्या क्वेश्चंस हमारे पूछे गए थे। सबसे पहले एमसीक्यू फॉर्मेट वाले क्वेश्चंस देख लेते हैं। जो मुझे स्टूडेंट से पता लगा है वो ये क्वेश्चंस पता लगे हैं। नाउ दीज मे नॉट बी एग्जैक्टली एक्यूरेट बट क्योंकि ये लोग पास्ट ईयर पेपर्स और ये सब नहीं रिलीज करते हैं तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि जो भी हमें पता लगा है वो हम डिस्कस कर लें। फर्दर जो नेक्स्ट बैच है उसके लिए भी ये काम का रहेगा कि क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं। काइंड्स ऑफ जस्टिस इन द कॉन्स्टिट्यूशन बेसिक क्वेश्चन है, प्रियम्बल में इसका आंसर आपको मिलता है सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल। ये 3 टाइप के जस्टिसेस जो हैं ये प्रिस्क्राइब करे गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन। देन कौन सी कंट्री है जिसका अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है? वेरी इजी क्वेश्चन, यूके इज द आंसर। तो जैसा मैं आपको बोलती आई थी कि आप जरूर कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ लीजिए फॉर योर ऑब्जेक्टिव टाइप, वो आपके क्वेश्चंस यहाँ से हैंडल हो गए होंगे। देन इन विच प्लेस वाज द ट्रायल अगेंस्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ डिफीटेड नाजी कंडक्टेड? तो ये हमारा स्टैटिक जीके का क्वेश्चन आ गया। न्यूरेमबर्ग जो प्लेस है इन जर्मनी, वहां पर ये ट्रायल कंडक्ट हुए थे जब नाजीज हार गए थे। उनका जो ट्रायल हुआ था जब एडोल्फ हिटलर ने सुसाइड कमिट किया था तब ये वहां पर कंडक्ट हुआ था। देन एक आरसी आया था रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन ऑन एशियन कंट्रीज एंड यहाँ से स्टूडेंट्स ने बोला है कि 3 to 5 क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए हैं टोटल, क्योंकि आपके 10 क्वेश्चन बनते हैं तो आई एम अज्यूमिंग कि आपके यहाँ से 3 to 5 क्वेश्चन आए होंगे बिकॉज बाकी हमारे पास 5 क्वेश्चन बचते हैं। देन विच फंडामेंटल राइट विल बी अफेक्टेड अगर स्टेट गवर्नमेंट जो है अजान प्रोहिबिट कर देती है आफ्टर 10 PM? तो अजान क्या है? इट इज आर फ्रीडम टू प्रैक्टिस आर रिलीजन। तो क्योंकि मुस्लिम रिलीजन में अजान किया जाता है लाउड स्पीकर पे, अब ये जो है ये फ्रीडम है हमारा टू प्रैक्टिस रिलीजन, ये आता है हमारा 25 to 28 के अंदर अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। तो आई डोंट नो व्हाट योर ऑप्शंस वर, बट जो फंडामेंटल राइट होगा आपका ये होगा फ्रीडम टू प्रैक्टिस एनी रिलीजन। तो ये वाला आपका फंडामेंटल राइट यहाँ पे वायलेट होता है। फर्स्ट लॉ मिनिस्टर, अगेन स्टैटिक लीगल जीके से क्वेश्चन है, आंसर इसका है BR अम्बेडकर। वेरी इजी क्वेश्चन एंड आई होप ये एमसीक्यूज आपके ठीक से आपने डील कर लिए होंगे। अगर आपको इसके अलावा भी कोई क्वेश्चन याद आता है तो जरूर कमेंट बॉक्स में डालिए एंड हम उसके ऊपर भी डिस्कशन में बी वी बी एबल टू डू कि क्या आंसर होगा।
एसेज के टॉपिक्स देखते हैं, आपके 4 एसेज आए, 2 पार्ट्स में आए, 1 और 1 के बीच में चॉइस एंड 2 और 2 के बीच में चॉइस। तो इस तरह से आपके ये एसेज जो पूछे गए, अब इनमें जो टॉपिक्स रहे हैं, जैसा कि मैंने बोला था, ये हम ऑलरेडी पहले इसके बारे में मॉक्स में भी मैं कवर कर चुकी हूँ, अपनी वीडियोज़ में भी बता चुकी हूँ कि एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है इस ईयर के लिए, क्योंकि हम सेम सेक्स मैरिज इश्यू और ट्रांसजेंडर राइट्स इश्यू देखते ही आ रहे हैं। तो अब ये आपसे पूछा गया कि सुप्रीम कोर्ट का रोल आपको एग्जामिन करना है इन एनफोर्समेंट ऑफ जेंडर राइट एंड राइट ऑफ सेक्सुअल माइनॉरिटीज अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो सबसे पहले अगर आपके पास ये ऐसे था तो आप क्या करते बेसिकली, आप सबसे पहले बात करते कि कॉन्स्टिट्यूशन में जेंडर रिलेटेड और सेक्सुअल मिनोरिटी रिलेटेड क्या राइट्स ऑलरेडी हमारे पास अवेलेबल हैं। जैसे आपका आर्टिकल 14 हो गया कि आपको इक्वलिटी मिलेगी, आपको इक्वल ट्रीटमेंट मिलेगा बिफोर द लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन मिलेगा अंडर द लॉ। देन 15 और 16 जहां पर हम एजुकेशन और प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन की बात करते हैं, ये आर्टिकल्स के बारे में आप बात कर सकते थे। फ्रीडम ऑफ स्पीच के बारे में बात कर सकते थे कि चाहे आप किसी भी जेंडर से हो, चाहे आपका सेक्सुअल ओरिएंटेशन कुछ भी हो, आपके पास फ्रीडम है टू स्पीक। तो ये राइट्स फर्दर 21 में लाइफ एंड लिबर्टी, जस्ट बिकॉज यू आर अ थर्ड जेंडर, तो ऐसा नहीं है कि आप डिग्निटी से नहीं जी सकते हो, ये भी एक बेसिक राइट हमारा बनता है, ये राइट्स आप डिस्कस कर सकते थे। देन यू कुड हैव स्पोकन अबाउट कि इश्यूज क्या आ रहे हैं, यू कुड हैव सेड कि जो सेक्सुअल माइनॉरिटीज हैं दे हैव टू फेस अ लॉट ऑफ इश्यूज, जैसे ट्रांसजेंडर्स को डिस्क्रिमिनेट किया जाता है। फिर हम फर्दर ये भी बात कर सकते थे कि क्या स्टेप्स रहे, जैसे कोविड के टाइम पे सुप्रीम कोर्ट ने राशनिंग के लिए बोला कि थर्ड जेंडर को भी राशन कार्ड दिया जाएगा। ये सारे राइट्स की उनकी अपनी आइडेंटिटी है, थर्ड जेंडर को रिकग्नाइज, ट्रांसजेंडर्स को एज थर्ड जेंडर भी रिकग्नाइज किया था 2014 में नालसा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया की जजमेंट। देन 377 को डीक्रिमिनलाइज किया गया कि होमोसेक्सुअलिटी अब एक क्रिमिनल ऑफेंस नहीं है, अगर कंसेंशुअल सेक्स हो रहा है बिटवीन टू कंसेंटिंग एडल्ट्स देन दैट इज नॉट पनिशेबल। तो ये सारे फैक्टर्स के साथ आप डील कर सकते थे अगर आपने ये सारी चीजें लिखी हैं। देन आई एम श्योर कि आपका आंसर काफी अच्छा रहा होगा। फर्दर जो अभी रिसेंट में सेम सेक्स मैरिज को लेके पिटिशंस फाइल हुई हैं कोर्ट के सामने, कोर्ट ने ये भी बोला है कि यूनियन से आंसर मांगा है एंड दे हैव नॉट राइट अवे डिसमिस्ड इट, दे आर रेडी टू लिसन एंड दे वांट टू कीप अ ब्रॉड व्यू अबाउट इट। तो ये हम बात कर सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का ये सब रोल रहा है इन इन्फोर्समेंट ऑफ दीज राइट्स एंड राइट्स ऑफ सेक्सुअल मिनोरिटीज। देन बात करते हैं राइट अगेंस्ट एनवायरमेंट डेग्रेडेशन वीजावी राइट टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो इसमें मैंने आपको यही बोला था कि सबसे पहले आप कीवर्ड्स डिफाइन करते हो, तो आपने ये डिफाइन कर दिया होना चाहिए कि इन्वायरमेंट डेग्रेडेशन क्या है, कैसे होता है, जैसे डिफॉरेस्टेशन, ऐसी प्रैक्टिसेस जो हैं, पोल्यूशन की, कार्बन एमिशन की, तो ये सब चीजें आप वहां पर बात कर सकते थे। फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट समझा सकते थे कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है, फ्यूचर जनरेशंस के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, इन्वायरमेंट जो है वो मेंटेन रहे, डेग्रेडेशन ना हो। देन इनके बीच में लिंक कि कैसे ये एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट है, अगर इन्वायरमेंट डिग्रेड होगा तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा, किस तरह से ये रिलेटेड है इसके बारे में आप बात कर सकते थे। एसडीजी गोल्स के बारे में बात कर सकते थे कि वर्ल्ड लेवल पे, यूएन लेवल पे इस चीज को किस तरह से देखा जाता है। कॉन्स्टिट्यूशन से अगेन यू कुड हैव रिलेटेड 86th अमेंडमेंट से रिलेट कर सकते थे इन्वायरमेंट को लेके कि इन्वायरमेंट का प्रोटेक्ट करना कितनी इंपॉर्टेंट है, कि डीपीएसपी फंडामेंटल ड्यूटी भी है, ये फंडामेंटल राइट भी है, फंडामेंटल राइट टू क्लीन एनवायरनमेंट आर्टिकल 21 सुप्रीम कोर्ट ये बोल चुका है पहले। ये केसेस लैंडमार्क, मैं आपको बोलती आई थी कि लैंडमार्क केसेस बहुत इंपॉर्टेंट बन जाते हैं आपके इन एसेज के लिए, तो वो जरूर कर लीजिए। तो ये सारी चीजें अगर आपने करी हैं देन आई एम श्योर कि यू विल गेट गुड मार्क्स। ऑल्दो आई एम अज्यूमिंग कि बहुत ही मेजॉरिटी में स्टूडेंट्स का इशू जो रहा है, अगर आपने 400 वर्ड्स भी लिखे हैं तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये इशू फेस करना पड़ा होगा। तो आई एम होपिंग कि वो उसी तरह से कट ऑफ जाएगी फिर, क्योंकि सभी पे इफेक्ट रहा होगा इस चीज का। तो आई थिंक बहुत ज्यादा भी अगर ये लोग कोई स्टेप नहीं लेते हैं तो बहुत ज्यादा चिंता मत करिए कि आपके 800 वर्ड्स नहीं थे, मेजॉरिटी में ही सबके 400 500 वर्ड्स थे, तो उसी के अकॉर्डिंग कट ऑफ भी जाएगी और उसी के अकॉर्डिंग मार्किंग होगी। देन डज हंग पार्लियामेंट अफेक्ट द स्टेबिलिटी ऑफ इंडियन पार्लियामेंट। तो यहाँ पर सबसे पहले जरूरी था ये समझाना कि हंग पार्लियामेंट होता क्या है।
और फर्दर हंग पार्लियामेंट बेसिकली वो सिचुएशन हो गई कि हमारे पास कोई मेजॉरिटी गवर्नमेंट निकल के नहीं आई, या कोalition की बारे में डिस्कस कर सकते थे कि कोalition में ऐसे एंटर करना पड़ता है क्योंकि मेजॉरिटी गवर्नमेंट नहीं आई है। कॉन्स्टिट्यूशन में क्या प्रिस्क्राइब्ड है, जैसे प्राइम मिनिस्टर का बोला जाता है कि दैट ही इज द लीडर ऑफ मेजॉरिटी पार्टी। अब मेजॉरिटी पार्टी अगर नहीं है तो सिचुएशन क्या है कि कोalition गवर्नमेंट फॉर्म होगी, जो रीजनल पार्टीज हैं उनके साथ गवर्नमेंट फॉर्म होगी। ऑल्दो कॉन्स्टिट्यूशन में मैंडेटरीली ये नहीं बोला गया है कि आपका हमेशा मेजॉरिटी ही होनी चाहिए, ऐसी कंडीशन कॉन्स्टिट्यूशन में प्रिस्क्राइब नहीं है, तो हंग पार्लियामेंट एक इम्प्लाइड फॉर्म में कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अलाउड है। बट अब हम ये देख रहे हैं कि इसका इफेक्ट क्या है स्टेबिलिटी पे इंडियन पार्लियामेंट में। तो ये है कि अगर कोई मेजॉरिटी नहीं निकल के आती है तो इससे पता लगता है कि लोग ट्रस्ट नहीं करते हैं किसी एक गवर्नमेंट में। फिर ये गवर्नमेंट कोalition गवर्नमेंट बनाएगी विच कैन लीड टू इंस्टेबिलिटी। कोalition गवर्नमेंट पता नहीं कितनी स्टेबल हो। एंटी डिफेक्शन लॉ अप्लाई होगा कि लोग हो सकता है उस पार्टी से डिफेक्ट करें, बिकॉज जब आप ऐसी कोalition गवर्नमेंट बनाते हो तो हर किसी को मिनिस्टेरियल पोजीशन वहां पर चाहिए होती है। सम पीपल माइट विदड्रॉ। तो एंटी डिफेक्शन जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में है उसके बारे में आप बात कर सकते थे, कैसे डिस्क्वालीफाई होते हैं लोग, स्पीकर की पावर के बारे में बात कर सकते थे, ये सब चीजें आप वहां पर बात कर सकते थे। एंड देन फाइनली यू कुड हैव सेड कि स्टेबल पार्लियामेंट कैसा होता है और हंग पार्लियामेंट का कैसे इफेक्ट हो सकता है उस स्टेबिलिटी पे। देन द अदर वन इज, दिस इज अ वेरी ओपन एंडेड क्वेश्चन कि लॉ क्यों चाहिए सोसाइटी में। काफी एब्स्ट्रैक्ट क्वेश्चन है, तो अब इसमें आप बहुत सारी चीजें डाल सकते थे कि लॉ होता क्या है, लॉ क्यों जरूरी है। अब लॉ क्या होता है, यू कैन से इट इज अ सेट ऑफ रूल्स दैट गवर्न अ सोसाइटी। अब लॉ जो है वो हर किसी पे इक्वली अप्लाई होता है। आर्टिकल 14 आ गया कि एग्जीक्यूटिव पे भी अप्लाई होगा, लेजिस्लेचर पे भी, लोगों पे भी अप्लाई होगा। जो जुडिशरी है वो भी गवर्न रहेगी लॉ से, कि जो लेजिस्लेचर ने लॉ बनाया है उसके बियॉन्ड जुडिशरी नहीं अपनी जजमेंट दे सकती है। तो लॉ हर किसी को कन्फाइन करके रखता है। ये इम्पोर्टेंस के बारे में बात कर सकते थे। फिर आप नीड के बारे में बात कर सकते थे कि अगर हमारे सोसाइटी में लॉ नहीं होगा तो एक सिचुएशन ऑफ एनार्की आ जाएगी। एवरीबडी विल फंक्शन आर्बिटरीली। जो गवर्नमेंट की ऑर्गन्स हैं वो भी आर्बिटरी हो सकती हैं, उनके ऊपर चेक रखना बहुत जरूरी है। कॉन्स्टिट्यूशन किस तरह से चेक्स और बैलेंसेस मेंटेन करता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन हमारा एक फंडामेंटल लॉ है जो बनाया गया इंडिपेंडेंस के बाद सबसे पहले। तो ये चीजें आप बात कर सकते थे यहाँ पर। एंड दीज वर द पॉइंट्स दैट यू कुड हैव पुट इन। आई होप कि आपने ये सब पॉइंट्स डाले हैं। अगर डाले हैं तो आई एम श्योर कि आपका पेपर अच्छा खासा गया होगा। काफी स्टूडेंट्स के यस फीडबैक रहा है कि मॉक टेस्ट सीरीज से उनकी हेल्प हुई है एंड दे वर एबल टू परफॉर्म वेल। तो लेट्स वेट फॉर द रिजल्ट्स फॉर दिस एग्जामिनेशन। यहाँ पर सिचुएशन ये रहती है कि ये लोग एज सच कोई कट ऑफ या कोई मेरिट लिस्ट नहीं डिक्लेयर करते हैं, सीधा आपके पास इंटीमेशन आता है कि आपका एडमिशन हो गया है। तो उस प्रोसेस का वेट करना होगा। कुछ स्टूडेंट्स बोलते हैं कि पर्सनल इंटरव्यू जो आपका है ये कंडक्ट कराते हैं, क्या उसके लिए किस तरह से पता चलेगा। तो आपके पास ईमेल आ जाएगा कि आप सिलेक्ट हो गए हो इंटरव्यू के लिए एंड देन यू विल बी शॉर्टलिस्टेड। ऐसा नहीं है कि हर किसी को इंटरव्यू देने का मौका मिलेगा, ओनली द सिलेक्टेड वंस विल बी एबल टू गो थ्रू दैट। फर्दर अगर आपका क्वालिफाई होता है फॉर द इंटरव्यू राउंड, यू कैन गेट बैक टू अस। हम लोग मॉक इंटरव्यूज भी करते हैं, जिस तरह से हमने आपकी मॉक टेस्ट सीरीज ली फॉर रिटन एग्जामिनेशन, वी कंडक्ट मॉक इंटरव्यूज ऑल्सो, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो सके। तो यू कैन गेट इन टच विद अस। हमारा जो भी प्लेटफॉर्म जिस पे हम अवेलेबल हैं, लिंक सारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में गिवन है। And also, my WhatsApp number is given. You can get in touch there as well if you want to enroll for the mock test of interview round for AIT. With this, I'm going to end this video. For more, keep following the channel. Make sure that you subscribe to the channel because it's not just about law entrance exams. It is much more than that. आपकी पूरी legal journey, जो legal career journey है, उससे हम लोग deal करते हैं. So make sure you are following the channel and also follow us on Instagram.